Assalamualaikum and good morning dear students. Hope you will be doing well at homes, and today this is your online class for biology lecture number 2 for class 8. The unit we are going to study is unit number 1, introduction to biology. So today we are going to study about the remaining Muslim scientists and their contributions for biology, and the second one topic which we are going to start is level of biological organization. So dear students, open your books, page number 13, and the sixth one scientist is Abdul Qasim Ali Zahrawi, who was a great Muslim surgeon and he was born in 936 AD. वो क्या थे? एक सर्जन थे. सर्जरी मतलब कि अगर आपके बॉडी में कोई पार्ट ख़राब हो गया है, डैमेज है, तो उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं. तो जो लोग सर्जरी करते हैं उसे सर्जन कहते हैं. ही वॉज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस थे कि वो रिमूवल ऑफ स्टोन्स, पत्थर जो हैं वो यूरिनरी ब्लैडर से रिमूव करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर इज़ द प्लेस वेयर यूरिन इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम बिफोर एक्सक्रीशन. नेक्स्ट वन साइंटिस्ट इज़ इब्नुल हैतम, हु वॉज बॉर्न इन 965 AD. वो भी एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे और वो क्या थे? ऑप्थेमोलॉजिस्ट. ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब वो आई स्पेशलिस्ट थे, वो आइस के डॉक्टर थे. तो उन्होंने ग्रीक विजन ऑफ आई को भी ठीक किया कि लोकेटिंग रेटिना एज द सीट ऑफ विजन, जो ठीक है. इसके बाद उन्होंने उनकी जो फेमस बुक्स थी किताबुल मनाज़िर एंड मनाज़िल हुक्मा, वो जो है बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी, लाइक लैटिन, ग्रीक, और बहुत सी दूसरी वेस्टर्न लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया था. नंबर 8 साइंटिस्ट इज़ अली बिन ईसा, जो कि बहुत फेमस मशहूर आई स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने अपनी बुक में 130 डिजीज़ ऑफ आइज़ की बीमारियों के बारे में बताया था. और उन्होंने और क्या, आई का स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है आइज़ का हमारी, और डिजीज़ ऑफ आइज़ के बारे में भी बताया था. उनकी जो किताबें थी वो बहुत सी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई थी. नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ इब्नुल नफ़ीस. इब्नुल नफ़ीस जो है 13th सेंचुरी में बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो जो सर्कुलेट हो रहा है, जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड टूवर्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सब बताया था कि ये किस तरह सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है हमारी बॉडी में. ठीक है. So this was all about the Muslim scientists, and now our next topic is level of organization. हमें पता है कि अर्थ पे millions of living organisms present हैं और ये millions of organisms start from a unicellular organism, बैक्टीरिया, जैसे कि एक सेल से उसकी बॉडी बनी है, इससे लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी और सेलुलर मीन्स सेल, जो कि बहुत ज़्यादा सेल से और मोस्ट कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ह्यूमन बीइंग, वहाँ तक ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये अर्थ पर प्रेजेंट हैं. तो इनकी जो बॉडीज़ है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से लेके, स्मॉलेस्ट यूनिट एक छोटा सा एटम, जैसे केमिस्ट्री में एटम नहीं होता उस तरह एटम से लेकर एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज़म किस तरह बनता है, इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि कौन से डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं. और फिर वो आपको पता है कि जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं एक सेल में, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू मेक अ सेल. व्हेन टू सेल्स कंबाइन दे फॉर्म अ टिश्यू. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो जो सेल कंबाइन होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं. जब सिमिलर टिश्यूज़ पर कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गन बनाते हैं. जब ये डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं दे मेक अ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम. और ये ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ठीक है. So our first one level is subatomic particles and atoms. Subatomic particles हम किसको कहते हैं? जैसे कि एक एटम होता है, उसमें उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और वाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये क्या है? एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. ठीक है. और सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है वो किससे बना हुआ है? दीज स्मॉल एटम्स. ठीक है. और जो एटम्स एलिमेंट्स मिलके
लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। ठीक है, इन बायो एलिमेंट्स में से 6 बायो एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, ये जो है 65% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बनाता है। कार्बन जो है वो 18% बनाता है प्रोटोप्लाज्म को। हाइड्रोजन मेक 10% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारे 99%, ये 6 जो हैं 99% बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म को, वाइल अदर्स लाइक पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये क्या बनाते हैं? ओनली 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, Our next one level of organization is molecules and compounds. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी तरह बायो मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं? जब बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जो स्मॉल बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उनका वेट जो होता है वो कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक पानी, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ग्लूकोज। जब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, हायर मॉलिक्यूल्स मतलब ज़्यादा वेट वाले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लाइक ग्लूकोज जब कंबाइन होते हैं, यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन होते हैं तो वो स्टार्च बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तो ये लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इनको हम क्या कह लेंगे? इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कह लेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा? पहले हमने मुस्लिम साइंटिस्ट जो रिमेनिंग थे उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा, एंड सेकंड वन वाज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने फर्स्ट वन लेवल पढ़ा, दैट वाज सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स, एंड सेकंड वन वाज मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, you have to revise your lecture, and thank you. Stay home, stay safe.